अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे आप एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। उस लॉ के अंदर इस फ्लक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। राइट, देखिए बाय डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि मान के चलिए कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस तरीके से, राइट। और मुझे यहां पर पता करना है कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, राइट। मुझे यहां पर पता करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं, राइट। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मतलब है वो ये बताने की कोशिश करता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेंसिटी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मौजूद है। तो सपोज मुझे इस पॉइंट पे पता अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के इर्द गिर्द एक यूनिट एरिया कंसिडर कर लूंगा। लेट अस सपोज ये वो यूनिट एरिया है, मान के चलते हैं हम ऐसा कि वो ये यूनिट एरिया इस तरीके से है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, राइट। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं वो कुछ 3 हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, राइट। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ एरिया प्लेस्ड नॉर्मल। आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं और सरफेस जो हमने ली है वो हॉरिजॉन्टल ले रखी है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेकन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन अभी भी हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या बन रहा है। तो यहां पर हम थोड़ा इसका फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला किस तरीके से होता है। अच्छा सोच के देखिए, अगर मान के चलिए कि मैं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी को बढ़ा देता हूं। कैसे? इस तरीके से मान के चलिए अब यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पास हो रही है, राइट। ये और मान लेते हैं यहां पर। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, लगभग 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साथ पास हो रही हैं। अब पहले 3 हो रही थी, अब मैंने क्योंकि डेंसिटी बढ़ा दी है तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा यहां पर यह समझ में आता है कि जो आपका फ्लक्स है, कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे उस रीजन, उस एरिया, उस परपेंडिकुलर एरिया के अक्रॉस उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होना शुरू हो जाएंगे। और ये शायद आप पहले भी जानते हो, जैसे हमने पहले भी बात करी, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजस्टेड होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले के मुकाबले कंजस्टेड है, यानी कि बहुत बहुत पास में है एक साथ, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये तो एक केस था। दूसरा केस मैं क्या मान सकता हूं, सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही है दूरी पर, ऐसा मान लेते हैं थोड़ा दूर पे, लेकिन जो मैं एरिया कंसीडर कर रहा था इस पॉइंट के अक्रॉस, पहले वो इतना था इस तरीके से, अब मैंने वो बढ़ा दिया। मैंने जो रीजन कंसीडर किया था पहले उसको मैंने बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं एरिया बढ़ा देने पर उसके अंदर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ गई हैं, राइट। तो यहां पर एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों चीजों को कंपेरेबली मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, राइट। अब फिर एक चीज दिमाग में आती है
क्या हो अगर ये एरिया के परपेंडिकुलर ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने जो एरिया कंसीडर करा है जरूरी नहीं कि उस टाइम पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके परपेंडिकुलर ही हो, या जो मैं एरिया कंसीडर कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही कंसीडर करूं, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एरिया कंसीडर करा इस तरीके से। ये मैंने एरिया कंसीडर करा और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो कुछ इस प्रकार जा रही हैं। सॉरी, आप इसको ये थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। ये इस तरीके से पड़ा है एक पेपर, प्लेन पेपर, ओके। अब यहां पर इस प्लेन से मान के चलिए ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर मान के चलती ये है, क्योंकि एरिया वेक्टर आपको क्या देता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताता, राइट। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के, अभी हमने बात करी थी, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो यहां पर मान के चलते ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। ये इससे थीटा एंगल पर मान के चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ही जाए, यानी कि एरिया के परपेंडिकुलर ही जाए, राइट, एरिया के परपेंडिकुलर, नॉट एरिया वेक्टर के। तो अब यहां पर समझिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एरिया वेक्टर यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 30 डिग्री के, मतलब थीटा एंगल के, सही, थीटा एंगल पे चल रही है। तो अगर मेरे को इस डेफिनेशन के थ्रू चलना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में कितनी पास हो रही है, वो निकालने का तरीका क्या होगा, यानी कि वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, वो होगी E। अगर ये E है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, E cos थीटा। यानी कि देखा जाए तो यहां पर सिर्फ E डॉट ए नहीं होगा, E cos थीटा होगा। और इस हिसाब से ये बात आप जानते हैं कि E a cos थीटा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, E डॉट ए, यानी कि ये एक वेक्टर, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि थीटा एंगल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मुझे इस बात से मतलब है कि इस एरिया के परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। और वो कैसे मिलेगी, जितने थीटा एंगल पर जा रही है उसकी कॉस थीटा करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे क्या देंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगी। तो ये फॉर्मूला होता है, दैट इज E a cos थीटा और E डॉट ए। जाहिर है यहां से मेरे को बात समझ में आती है कि ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, राइट। स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका वो कोई वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर है, राइट। अब यहां पर अगर हमें ऐसा यूनिट की मैं बात करना चाहूं, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट किस तरीके से निकाली जाएगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, राइट। और न्यूटन पर कूलम और एरिया वेक्टर की, यानी कि एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में भी समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको प्रैक्टिकल वे में इस तरीके से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, ये कोई रीजन है, राइट। अब मान के चलिए कि इस रीजन का ये जो पार्ट है, इस रीजन का नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर में है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर में है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर, दिस इज द प्लेन, ये है प्लेन इसका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर जा रही है तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन के
डायरेक्शन में ही जा रही है। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, अगर यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी EA cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा EA, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलली पास कर रही है, ये सरफेस इस तरीके से पड़ी हुई है, राइट। अब इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। अब आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक सरफेस के पैरेलली पास हो रही है, राइट, इस पैरेलली पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। अब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि phi E इज इक्वल्स टू EA cos 90। cos 90 जो होता है वो क्या होता है 0, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि इससे हम फिजिकली क्या समझते हैं। फिजिकली हम ये समझते हैं, अगर आप ध्यान दें तो, कि ये एक प्लेन एरिया, एक सरफेस है, इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर मान के चलिए मैं यहां पर एक थिन शीट एज्यूम कर लेता हूं, थिन शीट, तो शीट के पैरेलली जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होंगी तो शीट में से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही यही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रही है, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक डेंसिटी देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है, राइट। तो यहां पर अगर आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्लेन शीट से पैरेलली पास हो रही हैं, तो उसके अंदर से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम होगी। इसको बिल्कुल पतली सी एक शीट मान लीजिएगा, इसके अंदर से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको परपेंडिकुलरली एज्यूम कर लेता हूं, परपेंडिकुलर एकदम, तो इसके अंदर से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो यहां पर इसका फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा और इस केस में इसका फ्लक्स बहुत कम होगा। मेरे ख्याल से आप लॉजिकली इस चीज को बिल्कुल समझ चुके हो कि प्लेन से जब पास हो रही है, पेपर के प्लेन के पैरेलल पास हो रही है, तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पास उसमें से, ना के बराबर, इसीलिए वहां पर 0 आ रहा है। और जब हम परपेंडिकुलर रख के बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे ही, मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी से पास हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, राइट। अभी ये जो आप बात कर रहे थे, ये आप बात कर रहे थे एक ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस है, राइट, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर मान लीजिए, राइट। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसमें किस तरीके से बात करेंगे, थोड़ा ये देखते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या समझा हमने अभी, E.A। तो लेट अस सपोज कि एक जैसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं कि एक क्यूब है, राइट, इस तरीके से एक क्यूब है। तो क्यूब में मान के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इसमें से पास हो रही हैं। तो अगर आप ध्यान से एज्यूम करने की कोशिश करें, ये आपका क्यूब का सरफेस है सामने की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला जो अपर फेस है, ऊपर वाला फेस, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है और ये सरफेस इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलली पास हो रही है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दिस। इसका एरिया वेक्टर अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि इसके थ्रू आने वाला फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा, राइट। इसी तरीके से पीछे वाली सरफेस जो होगी उसके लिए भी उस डायरेक्शन में, लाइक फॉर एग्जांपल जो पीछे वाली सरफेस है, यानी कि ये सरफेस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया फैक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, यहां पर भी पीछे वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम एकदम नीचे वाले सरफेस की बात करें। सबसे पहले हमने ऊपर वाले की बात करी है, फिर हमने उसके पीछे वाले की बात करी है, फिर हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं।
तो नीचे वाले के केस में भी क्या होगा कि एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है हम हर सरफेस में इन अ क्लोज सरफेस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एरिया वेक्टर के केस में जब हमें क्लोज सरफेस लेते हैं तो हम एरिया वेक्टर को आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं हर सरफेस के, हर पोर्शन के, राइट। तो यहां पर भी इस सरफेस में भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड रहेगा, उस वाले पीछे वाले में भी आउटवर्ड रहेगा, नीचे वाले में भी आउटवर्ड ही रहेगा। तो नीचे की तरफ आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं ये भी एक 90 डिग्री बना रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, राइट। तो यहां पर भी नीचे की तरफ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करें, देखिए ऊपर की बात हो गई, पीछे की बात हो गई, नीचे की बात हो गई, बिल्कुल सामने की बात होगी, राइट। तो यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल आपकी तरफ में, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रही है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि 90 डिग्री के केस में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 फेसेस, ऊपर, नीचे, पीछे और सामने, इन सभी सरफेसेस पे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो रहा है, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, राइट। लेकिन जो ये सरफेस है इस तरफ, राइट, इस तरफ वाली सरफेस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, राइट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर एंगल 0 होगा और इसकी वजह से मुझे, इस साइड वाले सरफेस की वजह से मुझे क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, करेक्ट। साथ ही साथ में इसके बिल्कुल इस तरफ वाली जो सरफेस होगी, ऊपर, पीछे, नीचे, सामने, ये खत्म हो चुकी है, उस तरफ वाली भी खत्म हो चुकी है। अब हम इस तरफ वाली की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में जा रही है, राइट, अंदर के डायरेक्शन में। तो यहां पर कॉस क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कॉस क्या आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, कॉस 180। तो फाई ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180, राइट। दोनों एक दूसरे के, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर है। तो cos 180 होता है माइनस में और ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ए। इस तरफ आपको देखने को मिल रहा था ई इंटू ए, राइट, और इस तरफ आपको देखने को क्या मिलेगा, माइनस ई इंटू ए, करेक्ट। तो ये आपका फ्लक्स हर सरफेस का आपको समझ में आ रहा है। अब सपोज कीजिए कि मुझे सरफेस का पूरा टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकल सकता है, हर सरफेस का इंडिविजुअल फ्लक्स निकालिए और उससे इंटू कर दीजिए। देखिए समझने की बात क्या है यहां पर कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल का मतलब ऐसा नहीं कि अंदर कोई चार्ज मौजूद है उससे हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसा नहीं है। यहां मैंने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है, राइट। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस से एक्सटर्नली जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आइए देखते कैसे। तो हमेशा देखिए ऊपर की सरफेस, पीछे की सरफेस, नीचे की सरफेस और सामने की सरफेस, ऊपर, पीछे, नीचे, सामने, इनकी सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई थी वो 0 आ रही थी। बाकी इस फ्लक्स की ये जो साइड राइट हैंड साइड पे है आपके लिए, उसकी वजह से ई आ रहा था और लेफ्ट हैंड साइड की वजह से माइनस ई आ रहा था। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज ई ए माइनस ई ए, दैट इज 0। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि क्लोज सरफेस के लिए जब एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स, नॉट सरफेस का फ्लक्स नहीं कह रहा हूं मैं टोटल फ्लक्स कह रहा हूं। जो नेट टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। लेकिन ये 0 तब नहीं होता जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अंदर, सपोज इसके इस क्यूब के अंदर एक चार्ज मौजूद होता
और वो चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ में निकल रही होती तब ये फ्लक्स जीरो नहीं होता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर से बात करेंगे, जब उसके अंदर बात करेंगे तब ये चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको फ्लक्स का थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है। इट इज ई डॉट डी ए और ई ए कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट, राइट, जिसका बेसिक मतलब यह है कि किसी रीजन, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है या वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है। तो अब एक छोटी सी बात और समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तब वैलिड होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ओवर द सरफेस जो है वो कांस्टेंट है। प्लीज इस चीज को समझिएगा कि ये तब एप्लीकेबल है फॉर्मूला जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पे ऑल ओवर द सरफेस कांस्टेंट चल रही है। जैसे कि मैं अगर यहां पर देख रहा हूं तो इसमें इस सरफेस के लिए ऑल ओवर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, राइट। ऐसे ही यहां के लिए भी, इसके पीछे वाली सरफेस के लिए, ये सामने वाली सरफेस और इसके पीछे वाली सरफेस दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। व्हाट इफ यहां हम सपोज करते हैं कि कोई ऐसी चीज है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, या आप मान के चलिए कि जो एरिया है वो वेरिएबल है, उतना कांस्टेंट नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं विच इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस, ईडीएस, वेयर डीएस इज द स्मॉल रीजन। अब ये स्मॉल रीजन क्या है, ये वो छोटा सा रीजन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई इर्रेगुलर सी सरफेस है, ठीक है, या ऐसा मान लीजिए कि एक सरफेस है यहां पर, स्फीयर मान लीजिए, चलिए ऐसा करते हैं, हम इसको स्फीयर मान लेते हैं, राइट। तो ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इस मान के चलिए इस पॉइंट पे अगर चार्ज है, यहां पर मान लेते चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हर तरफ में जाएगी। और क्योंकि ये सब बराबर डिस्टेंसेस पे अवेलेबल है, ये पूरा सर्कल है जिसमें कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट लूं, चाहे ये पॉइंट लूं, चाहे ये पॉइंट लूं, चाहे ये पॉइंट लूं, चाहे ये पॉइंट लूं, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है तो ये सब क्या है, बराबर डिस्टेंसेस पे है। लेकिन अगर मैं इसको एक स्फीयर ऐसा मान लूं जो इर्रेगुलरली शेप्ड है, इर्रेगुलरली शेप्ड मतलब वो कंटिन्यूअस स्फीयर तो है, मतलब इर्रेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हर पॉइंट पे बराबर नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा रीजन जिस भी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं उस पे एक छोटा सा रीजन एज्यूम कर लूंगा, राइट। उस छोटे से रीजन का मैंने एरिया जो मान लिया वो क्या मान लिया, डीएस। और क्योंकि मैं क्लोज सरफेस लेके चल रहा हूं, क्या चल रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस लेके चल रहा हूं, क्लोज सरफेस लेके चल रहा हूं, तो क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलरली टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है ही और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा। लेकिन जो मैंने एरिया कंसिडर किया है उस एरिया के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर किया है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स आने वाला है वो भी बहुत छोटा होगा, लाइक दिस, राइट। अब इसी छोटे छोटे फ्लक्सेस को अलग अलग रीजन में निकालकर, अलग अलग एरिया में निकालकर मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिए थे आपने, उन सबका अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हर जगह पर वैलिड है, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह पर वैलिड रहेगा, राइट। तो ये चीज और समझने की थी आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कि क्लोज सरफेस अगर है और उसमें इर्रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप एक छोटा सा एरिया कंसिडर कीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए और ऐसे करते करते सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस का सम कर दीजिए और या फिर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा।